हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एमबीए से रिलेटेड कंटेंट लेकर के आ चुका हूं। और दोस्तों, यहाँ पर मेरा आज का जो टॉपिक है वो है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। दोस्तों, ये सब्जेक्ट जो है वो आपको अपने एमबीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर देखने को मिलेगा। और उन बच्चों के लिए है ये सब्जेक्ट जिन लोगों ने अपने स्पेशलाइजेशन के अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट को लेकर के रखा हुआ है। सो अभी मैं बता दूं कि जितने भी आपके एमबीए थर्ड सेमेस्टर एकेटीयू यूनिवर्सिटी का जो भी आपका पूरा सिलेबस है, अगर वो आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपके जो 3 कॉमन सब्जेक्ट आते हैं उसमें से आपका आता है सबसे पहला एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, दूसरा आता है आपका एक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और थर्ड आता है एक आपका ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट जो कोई कॉमन है, सभी बच्चों को पढ़ना है। आपने कोई भी स्पेशलाइजेशन लिया है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इन तीनों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस को अपलोड करके रखा हुआ है, और आगे आने वाले टाइम पे मैं रिवीजन से रिलेटेड एक बार फिर से उन सभी वीडियोस को भी अपलोड कर दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। तो अभी जो मेरा जो मेन फोकस है ना, वो किसके लिए है? स्पेशलाइजेशन वाले बच्चों के लिए है ना। यानी कि जो आपके स्पेशलाइजेशन, उसमें से भी मेरा जो सबसे पहला जो मेजरली फोकस है वो एचआर के लिए एंड ऑपरेशन वाले लोगों के लिए। एचआर एंड ऑपरेशन, तो सबसे पहले मैं अभी एचआर और ऑपरेशन के जितने भी स्पेशलाइजेशन के बच्चे उन सभी को कवर करूँगा, क्योंकि मेरा भी जो स्पेशलाइजेशन था वो एचआर एंड ऑपरेशन था। सो सबसे पहले मैं एचआर एंड ऑपरेशन को ही कवर करूँगा, उसके बाद में मार्केटिंग, आईटी, आईबी उनको हम बाद में देखेंगे, उनको हम बाद में कवर करेंगे। तो अभी कॉमन सब्जेक्ट्स जो भी हो गए वो आपके, और स्पेशलाइजेशन के अंदर एचआर एंड ऑपरेशन के मैं सारे वीडियोज़ को, कंटेंट को आप लोगों के लिए ले करके आ रहा हूँ। उसमें से सबसे पहला जो आपका ये आता है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये आपका KMBN OM01 यानी आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट का पहला ये सब्जेक्ट है। इसमें हम यूनिट फर्स्ट से लेकर के 5th तक के पूरा कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं आज के ही इस वीडियो के अंदर। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप लोगों ने अपने सेकेंड सेमेस्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ करके रखी हुई है, उसी का थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि एक वास्ट फॉर्म दे दिया, उसका डिटेल में उसको दे दिया है। बाकी कंटेंट पूरा है ही, मैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अभी सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट के ऊपर, सप्लाई चैन मैनेजमेंट होता क्या है। कुछ भी पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं। सप्लाई चैन मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट ऑल अबाउट कि हाउ यू आर प्रोसेसिंग द गुड्स, है ना, कि किस तरीके से जो भी गुड्स हैं, जो भी आइटम्स होते हैं, उनका क्या किस तरीके से वो एंड कस्टमर तक पहुंच रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखो, जब भी हमको सपोज आपको कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको कोई भी एक बिस्किट का पैकेट चाहिए तो उसके लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। रॉ मटेरियल में आपका शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, आपका आटा या मैदा, जिससे भी वीट, जिससे भी बिस्किट बनता है, वो सभी रॉ मटेरियल के अंदर आ जाता है। तो रॉ मटेरियल क्या करेगा, सप्लायर ला करके किसको देगा, मैन्युफैक्चरर को देगा ला करके, ठीक है। रॉ मटेरियल सप्लायर मैन्युफैक्चरर को ला करके देगा, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोडक्शन फंक्शंस को, यानी कि उसको जो रॉ मटेरियल है उससे फिनिश्ड गुड, यानी उसका पूरा बिस्किट बना करके रखेगा, और बिस्किट बनने के बाद वो एक पैकेट में पैक करे जाएंगे बिस्किट्स, ठीक है। उनके ऊपर रेट या MRP जो भी उसकी है ना, वो सभी उसके इंग्रेडिएंट्स का क्या यूज़ हो रहे हैं, वो सभी आपका लेबलिंग, पैकेजिंग, वो सभी चीज़ें यूज़ होंगी। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाएगा, देन होल सेलर के पास में जाएगा, होल सेलर के पास से रिटेलर के पास में जाएगा, एंड देन फाइनली एंड कस्टमर को बिस्किट खाने को, यानी कि हमको बिस्किट खाने को मिल जाएगा। तो ये होता है दोस्तों एक तरीके का आपका पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आपको कुछ भी शब्द नहीं समझ में आए सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, कोई भी चिंता मत करना, ये बस डायग्राम, इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में रख लो। रॉ मटेरियल, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और देन कस्टमर, एंड कस्टमर। तो बस यही क्या है, इसी को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोल रहे हैं। इसी की अगर डिफिनेशन को हम देख लें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ गुड्स, यानी कि फ्लो ऑफ गुड्स, और जो भी आपके आइटम्स होते हैं उनका फ्लो ऑफ, मतलब उनका फ्लो
इन द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन, जहाँ से उसका रॉ मटेरियल से लेकर के कि कंजप्शन तक की जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, उसी सबको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने को ही हम क्या बोल रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोल रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहला आपका आता है प्रिक्योरमेंट। प्रिक्योरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ों को क्रय करना, यानी कि खरीदना, कच्चा रॉ मटेरियल को खरीदना, प्रिक्योर करना, प्रिक्योरमेंट। देन उसके बाद में उसका ऊपर आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन करोगे, देन वेयर हाउसिंग में जाएगा, गोदाम उसको बोलते हैं, और इन्वेंट्री होगा। देन उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूट उसको कर दिया जाएगा एंड कस्टमर के पास में। तो यही पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को स्मूथ एंड एफिशिएंट बनाने के लिए हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। सो इसका एम क्या होता है कि टू डिलीवर द प्रोडक्ट और कस्टमर ऑन टाइम, यानी कि समय पर ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए कस्टमर को। ये नहीं कि अगर हमको आज कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो 10 दिनों बाद आ रहा है, तो उससे कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा, और जब डिससेटिस्फाई होगा तो फिर मतलब आपके बहुत सारे अदर कंपटीटर्स भी है मार्केट में, उनका चलने लगेगा व्यापार, है ना। तो ये क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, समय पे कस्टमर के पास में सामान पहुंच जाए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखना पड़ता है। ये डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया। इसके फीचर्स बहुत सारे होते हैं। इसके फीचर्स में आपको क्या होता है कि इंटीग्रेशन, मतलब कि आपको अपने वेंडर से, अपने सप्लायर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से अच्छे रिलेशनशिप बना करके रखना होता है, उनके साथ में प्रॉपर कोलेब्रेशन करना होता है। इफ़िशिएंट तरीके से एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए बहुत सारे रिस्क होते हैं, उनका भी प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। कभी सर्दी है, कभी बरसात हो रही है, तो आपका रॉ मटेरियल समय पे पहुंच पा रहा कि नहीं, तो उसके लिए स्टॉक प्रॉपर बना करके रखो, यानी कि रिस्क का प्रॉपर मैनेजमेंट करो। देन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करो, कस्टमर के ऊपर फोकस्ड रहो। ये सब इसके क्या है, फीचर्स हैं। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम बात करें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्यों हम जरूरी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला आता है कि कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, इन्वेंट्री की ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अभी भी आगे हम पढ़ेंगे। इन्वेंट्री के अंदर हम क्या करते हैं कि प्रॉपर जो भी हमारा गुड्स हैं, जो भी हमारा सामान होता है, उसको आइटम्स को सही तरीके से रखते हैं और मतलब प्रॉपर उसका भी मैनेजमेंट करते हैं, अभी आगे देखेंगे ना। तो ये हो गया। देन उसके बाद में कस्टमर सर्विस को, कस्टमर को सेटिस्फाई और हैप्पी रखने के लिए हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। एफिशिएंसी बनाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए हमको सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, इसमें कई सारे टाइप्स लिखे हुए हैं। फंक्शनल, एससीएम, ग्लोबल, लीन, ग्रीन, रॉ, अलग अलग तरीके के इसके वो टाइप्स लिखे हुए हैं, जिसमें से आप ये 4 टाइप भी लिख दोगे ना तो चलेगा। तो इन 4 टाइप में क्या होता है, फंक्शनल एससीएम का मतलब तो वही हो गया पूरा आपका, जितना भी अभी आपने पीछे देखा ना, किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना, प्रोक्योर करने के बाद में उसका प्रोडक्शन करना, देन ट्रांसपोर्टेशन करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, देन एंड कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये फंक्शनल एससीएम हो गया। ग्लोबल के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो क्रॉस द बॉर्डर, यानी कि जो भी फॉरेन कंट्रीज से जितना भी सामान आ रहा है, फिर उसके बाद में उसके ऊपर प्रोसेस करके फिर वो बाहर जा रहा है, जैसे आईफोन वगैरह हो गए, तो सभी बाहर की चीज़ों से हम, जापानीज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ देख लो, है ना, बाहर से सब सामान आता है। उसके बाद में इंडिया में क्योंकि मैन पावर सस्ती है, तो वहाँ पर हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में फिर से सामान बाहर जाता है। लीन के अंदर क्या करते हैं, लीन के अंदर हम क्या करते हैं, रेड्यूस वेस्ट, रेड्यूस कॉस्ट, है ना, प्रोसेस का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इफ़िशिएंसी को बढ़ाते हैं, इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं प्रोसेस की, है ना, और वेस्ट को रेड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही मतलब किसके अंदर हम एक तरीके का लीन का मतलब यही हो गया कि एकदम बिना किसी वेस्ट के, बिना किसी कम कॉस्ट के, और प्रोसेस को अच्छे तरीके से करके हम एकदम अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बहुत ही मतलब ये एडवांस लेवल का एससीएम हो गया, इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। देन ग्रीन एससीएम के अंदर क्या हम बात करते हैं, ये होता है कि आपका इको फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि इको फ्रेंडली का मतलब कि पर्यावरण को अगर कोई भी नुकसान नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब कि आप ग्रीन एससीएम का यूज़ कर रहे हैं। रॉ एससीएम का मतलब क्या हो गया कि इट फोकस्ड ऑन द सोर्सिंग रॉ मटेरियल्स, यानी कि इट्स ऑल अबाउट कि रॉ एससीएम का मतलब हो गया कि आप रॉ मटेरियल को किस तरीके से परचेज कर रहे हो और किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। तो रॉ मटेरियल को प्रॉपर मैनेज करना, मेंटेन रखना उसको, वो रॉ मटेरियल का रॉ एससीएम हो गया। तो ये कुछ एक टाइप्स हैं
सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इसके कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। सबसे पहला तो आता है आपका कस्टमर की डिमांड, सप्लायर के साथ में अच्छे रिलेशनशिप होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन है ना बढ़िया होने चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, देन सप्लाई चेन कोलैबोरेशन। इसका मतलब होता क्या है कि यानी कि फैक्टर्स ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। कैसे कैसे, जैसे कस्टमर की डिमांड कम होगी तो हम भाई कम सामान भेजेंगे, कस्टमर की डिमांड हाई होगी तो ज़्यादा हमको पूरा सप्लाई चेन मतलब ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन और सब चीज़ें करनी पड़ेंगी ना, पूरा प्रोसेस ज़्यादा होगा। टेक्नोलॉजी अगर होगी ज़्यादा अच्छी तो हम उसको इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं कॉस्ट को कम करके। तो ये सभी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, इसको आप ध्यान रख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, PDF वगैरह भी आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके कुछ एक लिमिटेशन भी होते हैं है ना। लिमिटेशन मतलब कि चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो सबसे पहला आता है कि कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होगा कि आपके अगर अच्छे रिलेशनशिप नहीं है अपने वेंडर के साथ में, अपने सप्लायर के साथ में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, तो उसमें हमेशा मतलब एक लगा रहेगा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो इससे भी क्या होता है कि आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो भी होगा डिस्टर्ब हो सकता है। अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं शेयर हो रही है तो इससे भी आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट सही से नहीं आप कर पाओगे। देन रिस्क ऑन अनसर्टेनिटी, जैसे कि कभी मान लो बरसात होने लगी, आपके पास प्रॉपर स्टॉक नहीं है, तो रिस्क को भी आपको एनालाइज करना है। रिस्क को एनालाइज करके उसके क्या इफेक्टिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसको देखना है ना। देन कॉस्ट भी एक बड़ा मतलब चैलेंज है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, क्योंकि आपको बहुत सारे अलग अलग कॉस्ट देने पड़ते हैं है ना। एयरपोर्ट हवाई जहाज से जा रहा है सामान या फिर समुद्री मार्ग से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है। देन ग्लोबलाइजेशन, अगर क्रॉस बॉर्डर्स में अगर आप सप्लाई चेन को मैनेज कर रहे हो, सप्लाई चेन का यूज़ कर रहे हो, तो ग्लोबलाइजेशन में आपका इफेक्ट कर सकता है। लिमिटेड कंट्रोल्स हो सकते हैं है ना। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भी ज़रूरी है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो सही तरीके से तो पर भी दिक्कत आएगी। तो ये सब कुछ एक चैलेंजेस हैं, लिमिटेशंस हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। अभी यहाँ पर देखो पूरा प्रोसेस दिया गया है, प्रोसेस इन द सेंस मतलब कि यहाँ पर आपको 4-5 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। कभी भी कोई भी प्रोसेस होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का या किसी भी चीज़ का, तो प्लानिंग से स्टार्ट होते हैं। आप किसी चीज़ का प्लान करते हो, उसके बाद में सोर्स करते हो। करने का मतलब कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कि आप अपने उन सभी सप्लायर्स को देख रहे हो जहाँ से आपको रॉ मटेरियल जो आपको प्रोवाइड करा सकेंगे। उसके बाद में जब वो आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा तो आप उसको मेक करोगे, बनाओगे। बनाने के बाद में डिलीवरी मतलब कि आपके एंड कस्टमर को, और उसके बाद में एंड कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो उसको रिटर्न करने के, यानी कि जिसको हम रिवर्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बोलते हैं ना, कि यानी कि जैसे हमने फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाया, अगर वो हमारे मन का पसंद का नहीं है या कोई दिक्कत है तो हमने उसको रिवर्स भी करना है, यानी कि उसको दोबारा से भेजना भी है। तो ये सभी है इसका प्रोसेस स्टेजेस। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वैल्यू चेन प्रोसेस क्या होता है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू चेन प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि हमको कस्टमर को एक वैल्यू, मतलब कि समझ रहे हो ना कि एक वैल्यू मिलना चाहिए। वैल्यू चेन प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या है कि एक तरीके की एक्टिविटी थ्रू विच अ प्रोडक्ट और सर्विसेज पासेस फ्रॉम इट्स इनिशियल कंजप्शन टू द एंड कस्टमर, यानी कि एंड कस्टमर तक की कैसे आपका जो सामान है, आपका प्रोडक्ट है, वो किस तरीके से जा रहा है। तो वैल्यू चेन प्रोसेस, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वैल्यू चेन प्रोसेस, यानी कितना इफेक्टिव तरीके से आप एंड कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हो, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वैल्यू चेन प्रोसेस बोल रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर, इन्वेंट्री लॉजिस्टिक। इन्वेंट्री का मतलब आप समझ लो, इनबाउंड लॉजिस्टिक, मैं इन्वेंट्री कर रहा हूँ, इन्वेंट्री नहीं, इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब क्या कर रहे हैं हम कि प्रोक्योर कर रहे हैं। प्रोक्योर करने का मतलब मैंने बताया ना कि रॉ मटेरियल को खरीदना, बस। इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब रॉ मटेरियल को खरीदना अपने लिए, ताकि आप उससे सामान बना सको, उसका अंदर प्रोसेस कर सको। देन जब आपके पास में रॉ मटेरियल आ गया, तब आपने ऑपरेशन किया उसके ऊपर। ऑपरेशन करने के बाद में आपने उसको क्या कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, यानी डिलीवरी के लिए निकाल दिया, है ना। देन उसके बाद में मार्केटिंग और सेल हुआ प्रोडक्ट, उसके बाद में उसकी सर्विसिंग दी गई। और सर्विस का मतलब कि समझ लो कि ऐसे कि अगर कोई भी कस्टमर को कोई दिक्कत है तो उससे पूछोगे नहीं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। आप मान लो कोई लैपटॉप लेकर के आए और उसमें कोई दिक्कत है, समस्या है, तो वारंटी पीरियड में जाकर के हम सर्विस सेंटर जा सकते हैं ना, तो अपनी प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए। तो ये इसके 5 पूरे स्टेप्स होते हैं वैल्यू चेन प्रोसेस के, ठीक है। इसमें आपको कुछ अलग से कुछ बहुत बड़ा नहीं याद रखना है, बस यही है।
एक ये साइकिल व्यू है जो आपको अगर चाहो तो अगर आप बना दोगे वैल्यू चेन प्रोसेस के अंदर, अगर आप ये बना दोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, तो आपको थोड़े अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी नहीं, जो मैंने पूरा अभी बताया वो यही है। देन पुल एंड पुश व्यू ऑफ सप्लाई चेन, है ना, ये क्या होता है? सप्लाई चेन का पुश एंड पुल व्यू क्या होता है? इसमें समझ लो कि यहाँ पर दो मैंने एग्जांपल देकर के रखे हो। पुश का मतलब कि जब आप पहले प्रोडक्ट बना लेते हो, उसके बाद में उसको बेचने के लिए कस्टमर को अप्रोच करते हो। जैसे मेरे पास में मैंने काफ़ी सारे बिस्किट के पैकेट्स बना लिए, है ना, और मैं या कुछ अलग से मैंने चॉकलेट्स बना लिया, कुछ भी बना लिया, उसके बाद में हमें अप्रोच कर रहा हूँ, कस्टमर को ढूंढ रहा हूँ जा करके, भाई मेरा सामान खरीद लो, मतलब हमने पहले से बना करके रख लिया। तो प्रोडक्ट्स आर मेड इन एडवांस बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड डिमांड एंड देन पुश टू द मार्केट। उसके बाद में हम मार्केट में उसको पुश कर रहे हैं। यानी कि कोई खिलौने बनाने वाली कंपनी है, उसने खिलौने को बनाया, टॉयज बनाए, एंड देन उसके बाद में हॉलीडे सीजन होपिंग कि हॉलीडे सीजन में उसको बेचने के लिए बाहर निकल पड़ी। तो ये पुश सिस्टम हो गया। पुल सिस्टम क्या होता है कि जब कस्टमर अपने मन से खुद आ रहा है कि भैया मेरे लिए सामान बना दो। जैसे आपको शर्ट बनवानी तो आप टेलर के पास खुद जाते हो। तो जब प्रोडक्ट्स आर मेड ओनली व्हेन देयर इज अ मींस एक्चुअल कस्टमर डिमांड, यानी कि जब कस्टमर की डिमांड होगी तभी वो प्रोडक्ट बनाया जाएगा। जैसे फर्नीचर की दुकान हो गई, है ना, कोई या आप कोई टेलर की दुकान हो गई, तो जब आप दोगे जाके उनको ऑर्डर तभी वो बनाएंगे, अदरवाइज वो नहीं बनाएंगे। तो इसको हम पुल एंड पुश बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं कि लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, या लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट से किस तरीके से डिफर करता है। तो इसका आंसर के लिए दोस्तों क्या हो गया, तो देखो लॉजिस्टिक्स जो है, लॉजिस्टिक्स इज द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमेशा याद रखना कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन वहीं लॉजिस्टिक्स की बात करें तो दिस इज ओनली द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि प्रॉपर प्लानिंग करना, प्लानिंग के बाद में उसका इन्वेंट्री भी करना, इन्वेंट्री के बाद में उसका मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कि प्रोक्योर करना, चीज़ों को खरीदना, उसके बाद में प्रोडक्शन की प्लान करना, डिमांड की फोरकास्टिंग करना, इवन जब कस्टमर के पास में प्रोडक्ट पहुंच भी जाता है उसके बाद में उसकी सर्विसिंग को लेकर के अगर कोई भी दिक्कत है कस्टमर को, तो रिटर्न सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी यूज़ करना है। यानी कि जब हमको कोई कस्टमर को कोई सामान नहीं पसंद आया तो उसको रिटर्न मतलब कि वापस ले करके आना भी पूरा इसके अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ही अंदर आता है। बट लॉजिस्टिक इज ऑल अबाउट कि लॉजिस्टिक इज द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना। लॉजिस्टिक इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से चीज़ों का मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट इन द सेंस मतलब कैसे आपका जो भी कैसे आपका जो कोई भी प्रोडक्ट है वो किस तरीके से एंड कस्टमर तक पहुंच रहा है, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, लॉजिस्टिक्स बोल रहे हैं। तो लॉजिस्टिक इज द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये हमेशा ध्यान रखना। एंड इट्स ऑल अबाउट कि मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स विद इन द सप्लाई चेन, यानी सप्लाई चेन के अंदर कैसे कोई भी प्रोडक्ट जो है उसकी डिलीवरी या उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका मूवमेंट किस तरीके से किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स केवल इतने तक ही सीमित है ना। उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, वेयर हाउसिंग, गोदाम में रखना सामान को, इन्वेंट्री करना यानी उसकी जांच पड़ताल करके उसको गोदाम में प्रॉपर तरीके से वेयर हाउस में अच्छी तरीके से रखना, ट्रांसपोर्टेशन करना और ऑर्डर का फुलफिलमेंट करना, ये सभी आपके लॉजिस्टिक्स के पार्ट हैं। लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बड़ा रोल प्ले करता है ना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आपके प्लानिंग आ गया, प्लानिंग के साथ ही साथ में आपकी लॉजिस्टिक्स भी आ गई, ठीक है। लॉजिस्टिक के साथ में आपकी प्रोक्योरमेंट करना, है ना, मैंने बताया ना कि कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को लेकर के आना, प्रोडक्शन की प्लान करना, डिमांड फोरकास्टिंग करना, एंड देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी CRM की रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो भी आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ही अंदर आती है। तो ये काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले करता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख लो इसका डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लॉजिस्टिक्स क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। ये केवल क्या करता है, फोकस ऑन द गुड्स इफिशिएंटली, यानी कि मूविंग द गुड्स इफिशिएंटली, यानी कि फोकस्ड किस चीज़ के ऊपर है कि आपके जो भी आइटम्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट हैं, वो
उसका मूवमेंट सही तरीके से हो पाए, उसी को क्या हम करना है, उसी को लॉजिस्टिक्स बोल रहे हैं। लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है कि मैनेज एंड टू एंड फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस कंपनीज और एंड कस्टमर सभी के लिए, मतलब इवन सीआरएम रिलेटेड एक्टिविटी भी आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ही अंदर आती है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे कब पूछा जाता है कि इसके बीच में डिफरेंस बताओ, तो ये आप चार्ट को अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, या इस चार्ट को भी याद कर सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ भी लिख दोगे, मतलब थोड़ा सा अपना हिसाब से लिख दोगे इस तरीके की चार्ट को बना करके, टेबल को बना करके, चार्ट नहीं है सॉरी ये टेबल है, तो इसको आप बना करके लिख दोगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देन इसके बाद में लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, मैंने आपको बता ही दिया लॉजिस्टिक क्या होती है कि एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड इंश्योर दे रीच देयर डेस्टिनेशन इफेक्टिवली एंड टाइमली मैनर। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का मतलब वही हो गया आपकी कि जितने भी आपकी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल करना, वेयर हाउस मैनेजमेंट करना एंड स्मूथली एंड टाइमली डिलीवरी प्रोसेस को सही तरीके से करना कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, उसको आप याद कर लो एकदम, मैंने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज का यूज़ करके यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। देखो इसके सब इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, सप्लाई चेन के साथ में इंटीग्रेट होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, टाइम एंड सर्विस एफिशिएंसी, कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये सभी चीज़ें आपकी लॉजिस्टिक्स के अंदर ही आती हैं। देन इसके बाद में देखो यहाँ पर इसके स्कोप पूरे लिखे हुए हैं, स्कोप इन द सेंस मतलब कि कंपोनेंट्स इसके लिखे हुए हैं। क्या तो अब इसको हम छोड़ते हैं। लॉजिस्टिक्स के टाइप्स, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लॉजिस्टिक्स के टाइप बताओ। तो लॉजिस्टिक्स के टाइप्स में सबसे पहला आपका आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, यानी कि जब भी आप कच्चे माल को खरीद रहे होते हो ना, तो वो आपकी हो गई कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, यानी कि मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल को खरीद करके ले करके आना, एंड कंपोनेंट्स फ्रॉम द सप्लायर्स टू द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन फैसिलिटी ले करके आना। देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर क्या होता है, जब आपका सामान बन जाता है मैन्युफैक्चर यानी प्रोसेस होकर एकदम फिनिश्ड गुड में तैयार हो जाता है, तो फिनिश्ड गुड को एंड कस्टमर तक पहुंचाना, वो हो गया आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक हो गया। ठीक है, देन इसके बाद में आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स। इसके अंदर क्या हो गया आपका एफिशिएंट मैनर ऑफ गुड्स विद इन वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स इंक्लूडिंग ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। रिवर्स लॉजिस्टिक्स, जैसे कि अगर कोई भी सामान है, कोई कस्टमर को रिटर्न करना है, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट से कोई जैकेट मंगाई और मुझे वो नहीं अच्छी लगी, समझ में नहीं आया, तो मुझे उसको रिटर्न करना है। तो अब जो रिटर्न का मूवमेंट का जो भी प्रोसेस होगा, सामान फिर से मेरे पास से मैन्युफैक्चरर के पास में जाएगा या जहाँ से भी खरीदा गया उस स्टोर पे जाएगा, तो उसको रिवर्स लॉजिस्टिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, देन ग्रीन लॉजिस्टिक्स, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रख करके, इको फ्रेंडली चीज़ों को ध्यान में रख करके, इतना कोई भी इस तरीके का प्रदूषण नहीं कर रहे हैं, आप पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख रहे हैं, तो वो ग्रीन लॉजिस्टिक्स के अंदर आ गया। तो ये सभी टाइप्स हैं, इसमें से 2-4 आप याद कर लो। एंड देन इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर तो सब यहाँ पर लिखा ही हुआ है, मैंने आपको बता ही दिया कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से रॉ मटेरियल को लेकर के आ रहे हो। वहीं आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब कि जब आपके पास में फिनिश्ड गुड तैयार हो गया, तो अब आप उसको एंड कस्टमर तक लेकर के जा रहे हो। ठीक है, यानी कि डिलीवरी कर रहे हो एंड कस्टमर को। वहीं यहाँ पर क्या कर रहे हो कि सप्लायर से लेकर के आ रहे हो। ठीक है, और जब यहाँ पर आपका फिनिश्ड गुड तैयार हो गया, तो अब आपका क्या कर रहे हो, आप उसको एंड कस्टमर तक ले करके जा रहे हो, तो वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक। इसमें 2 तरीके की लॉजिस्टिक्स होती हैं मेजरली। अब देखो रिवर्स सप्लाई चेन का क्या मतलब हुआ, मैंने आपको पहले बता दिया कि रिवर्स सप्लाई चेन मीन्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट कि रिवर्स सप्लाई चेन इज ऑल अबाउट कि हाउ द मीन्स जो एंड कस्टमर है आपका,
एंड कस्टमर अगर किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं, सपोज योर एंड कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाई विद योर प्रोडक्ट और योर आइटम, है ना, तो वो क्या करता है कि आपको अपना जो भी उसका होता है ना वो रिवर्स कर देता है। जैसे अभी मैंने बोला है ना कि जैकेट मुझे नहीं अच्छी लगी, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई, अब मैं उसको वापस कर रहा हूँ, है ना, तो वही क्या हो गया, रिवर्स सप्लाई चेन, प्रोडक्ट रिटर्न, रिसाइकलिंग और रिपेयर और रिफर्बिशमेंट एंड डिस्पोजल। यानी कि इस तरीके की चीज़ों को, प्रोडक्ट को हम क्यों रिटर्न करते हैं, क्योंकि इस वजह से रिटर्न करते हैं कि या तो हमारे काम का नहीं प्रोडक्ट, या तो हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट हो पाई, या तो वो टूटा फूटा रहा होगा, या कोई दिक्कत और होगी। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल दे सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने पूरा बना करके रखा हुआ है कि आपने एक, मान लो कि कोई टी शर्ट खरीदी, उसने उसको कलर का डिफेक्ट हो गया, या उसका कोई मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हो पाई होंगी, तो उसने क्या कर दिया, उसको फिर से वापस कर दिया, और वापस होकर के जो शर्ट है वो फिर से उस स्टोर में चली गई वापस। तो उसका एग्जाम्पल इस तरीके से आप लिख सकते हो, पूरा पढ़ लो अपने हिसाब से, देख लो ना, समझ में तो आ ही गया होगा। तो इसके बाद में देखो प्रोसेस क्या है कि आप उसके पास में कलेक्ट करते हो जा करके, ये देख लो कि यहाँ पर आप क्या करते हो, इसका प्रोसेस क्या है। रिवर्स सप्लाई चेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसको आप क्या करते हो, सबसे पहले कलेक्ट करते हो जाकर। देखो जैसे आप क्या करते हो कि फ्लिपकार्ट से आपने जैकेट बुक करी और वो आता है तो आपसे कलेक्ट करता है ना, कलेक्शन करता है। कलेक्शन के बाद में सॉर्टिंग एंड क्लासिफिकेशन देखता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, इवेलुएट करता है, इंस्पेक्ट करता है कि आपने उसका कुछ ऐसा तो नहीं कि उसको यूज़ ही कर लिया हो। उसको देखने के बाद में फिर वो क्या करता है, रिपेयर और रिफर्बिशमेंट के लिए उसको वापस से भेज देता है। उसके बाद में फिर से उसका रीयूज़ किया जाता है, रीस्किल किया जाता है, फिर से उसके ऊपर रिसाइकलिंग और डिस्पोजल की ये सारी एक्टिविटीज़ करके उसमें फिर से सेल के लिए उसको फिर से टांग दिया जाता है ना। तो यही होता है, प्रोसेस होता है रिवर्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। रीज़न क्या क्या हो सकते हैं कि प्रोडक्ट रिटर्न करना है ना, प्रोडक्ट हम रिटर्न करना चाहते हैं, हमको नहीं अच्छा लगा प्रोडक्ट, इसके लिए, या रिसाइकिल करने के लिए, वेस्ट रिडक्शन के लिए, कॉस्ट सेविंग के लिए। रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, या कलर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है उसको, या टूटा फूटा है माल, है ना, कि कुछ भी है, प्रोडक्ट की रिकवरी चाहिए उसको, तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है। ये सभी रीजंस हैं रिवर्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, देख लो इसको। देन अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि लॉजिस्टिक आउटसोर्सिंग क्या है। लॉजिस्टिक आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हो गया कि देखो, व्हेन अ कंपनी हायर्स एन एक्सटर्नल पार्टनर टू हैंडल द मूवमेंट एंड स्टोरेज एंड डिलीवर इट्स प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग एवरीथिंग इन हाउस। लॉजिस्टिक इन आउटसोर्सिंग का मतलब सिंपल सा यही है, जैसा कि नाम नहीं सजेस्ट हो रहा है, कि जब भी आप किसी थर्ड पार्टी को या कोई अदर्स किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करते हो, आउटसोर्स करने का मतलब कि किसी थर्ड पार्टी को खरीद लेते हो। देखो जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आप देखते हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कंपनी में क्या होता है कि हाउस कीपिंग के बंदे या कैंटीन वगैरह को, ये सभी थर्ड पार्टी हो जाते हैं। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि अब हम मान लो कि हम कोई प्रोडक्शन फंक्शन कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन का रिलेटेड ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखो जा कर के, वहाँ पर वो अपना काम कर रहे हैं, कैंटीन वाले को क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। कोई कैंटीन वालों को उन्होंने हायर कर लिया तो वो थर्ड पार्टी है, किसी हाउस कीपिंग वालों को हायर कर लिया तो वो थर्ड पार्टी है। तो अब वो अपना सारा काम वो थर्ड पार्टी को दे देंगे, वो उसमें ज़्यादा हाथ नहीं डालेंगे, उसमें इन हाउस वो सब कुछ नहीं अपना कर सकते ना, सब कुछ नहीं मैनेज कर सकते, तो उन्होंने क्या कर दिया, ठेके पे काम दे दिया, सिंपल शब्दों में समझो। तो लॉजिस्टिक्स को भी क्या करना, ठेके पे दे देना। आप सामान मंगाओ, मतलब आप सामान बनाओगे, आप सामान की मैन्युफैक्चरिंग करोगे, प्रोडक्शन करोगे, बट उसको लेकर के आने की, उसको सप्लायर से लेकर के आना और देन डिलीवरी के लिए उसको होलसेलर और रिटेलर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वो सभी किसी थर्ड पार्टी को आप दे रहे हो। तो वही क्या हो गए, लॉजिस्टिक आउटसोर्सिंग हो गई। तो दिस कैन सेव द कंपनीज मनी, है ना, इससे कंपनी की मनी सेव हो रही है और अपने काम में आप अच्छे से फोकस्ड हो पा रहे हो, इसके आपके स्ट्रेंथ बढ़ रही है और आप बढ़िया तरीके से मोर फ्लेक्सिबल हो पा रहे हो। जब आप अपने काम को किसी को थर्ड पार्टी को दे सकते हो ठेके पे, तो वो अपना काम करते हैं, आप अपना काम अपने चीज़ों में फोकस्ड हो। इससे बेनिफिट्स भी हैं कई सारे, कॉस्ट सेविंग होती है, कॉम्पिटेंसीज आप अपने काम में माहिर एडेप्ट मतलब अच्छे
तरीके से अपना ध्यान दे पाते हो, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्केलेबिलिटी होती है। इसमें आपका एक आता है कि थर्ड पार्टी, एक आपका आता है फोर्थ पार्टी प्रोवाइडर। थर्ड पार्टी के अंदर क्या होता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के अंदर क्या आती है कि आप किसी थर्ड पार्टी को क्या कर रहे हो कि हायर कर ले रहे हो अपनी कंपनी में, तो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई चैन सच एज ट्रांसपोर्टेशन, ये वो है ना। तो इसको देख लो क्या क्या होती है कि अब आप किसी को हायर कर लेते हो, है ना, मतलब मैंने बताया। उसके बाद फोर्थ पार्टी के अंदर क्या होता है कि जब आप यहाँ पर क्या करते हो तो ये एक्सटेंडेड वर्जन है, ये किसका है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का ये क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। इसके अंदर क्या होता है कि इट मैनेजेस द ऑर्गेनाइजेस एवरीथिंग, मतलब कि ये फोर्थ पार्टी जो प्रोवाइडर्स हैं ये क्या है, ये एक तरीके से इनके पास में केवल एक ही तरीके के लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कंपनियाँ नहीं है, इनके बहुत अलग अलग तरीके की कंपनी है। मान लो कि एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है, डी है ना। तो इस तरीके से इनके पास में काफ़ी सारी कंपनी। अब आपने मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग करी, आपने इनसे कांटेक्ट किया जा करके, अब ये कैसे माल पहुंचा रहे हैं, ये कंपनी ए को हायर कर रहे हैं, उसके लिए कंपनी बी को हायर कर रहे हैं, सी को कर रहे हैं, डी को कर रहे हैं, उससे मतलब आपको नहीं है। आपको डायरेक्ट किससे कोऑर्डिनेट करना है, इनसे करना है, आपको इनसे फॉलो अप लेना है डायरेक्टली जा करके, है ना। तो ये चीज़ होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। बस ये फोर्थ पार्टी है। फोर्थ पार्टी के अंदर मतलब यहाँ पर देख लो कि वर्किंग विद अ डिफरेंट लॉजिस्टिक कंपनी, यानी कि कोई एक लॉजिस्टिक कंपनी नहीं है, बहुत सारी अलग अलग। थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी में यही अंतर है कि मान लो कि यहाँ पर ये हम है और ये हम है, हमने क्या कर दिया, किसी को तीसरे को क्या कर लिया, हायर कर लिया, तो बस ये हमारा क्या हो गया कि ये थर्ड पार्टी हो गया, हमने इसको हायर कर लिया, ठीक है। वहीं फोर्थ पार्टी के अंदर क्या होगा कि मान लो कि ये फोर्थ पार्टी, तो इसके अंदर में भी कई सारी कंपनीज काम कर रही होंगी, तो अब ये उन लोगों से काम करवाएगा जा करके, है ना। जैसे मान लो कि हमको अपना मकान बनवाना है, सिंपल से शब्दों में, तो हमने अगर किसी को ठेका दे दिया तो वो हमारे थर्ड पार्टी हो गया। लेकिन अगर हमने किसी थर्ड पार्टी कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट किया और वो ठेका बनाने का काम जो भी है वो उसके अंडर में भी कई सारी कंपनियां हैं, तो वो अपना जिसको देख समझना चाहेगा तो उसको देखेगा, तो वो फोर्थ पार्टी हो गया। इजी है, समझ गए होगे। सप्लाई चेन ड्राइवर्स देख लो एक बार। सप्लाई चेन ड्राइवर्स में आपके 5 ड्राइवर आते हैं मेनली, कि प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्फॉर्मेशन। कुछ मतलब खास नहीं है, सब आपको पता ही है। इन्वेंट्री का मतलब ये समझ लो कि द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस आइटम एंड फिनिश्ड गुड, की इन्वेंट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स, है ना। इन्वेंट्री हमेशा इन 3 चीज़ों का ही कॉम्बिनेशन होता है कि रॉ मटेरियल का कितना सामान है, कौन सा वर्क आप, जो भी आइटम्स जो भी हैं जिनके ऊपर काम जारी है या हो रहा है वो सभी चीज़ें, और कितना फिनिश्ड गुड, एकदम पक्का माल आपका तैयार। फिनिश्ड गुड मतलब आपका एकदम माल जो तैयार हो चुका है, तो ये सभी है। सप्लाई चैन स्ट्रेटजीज, इसकी कई सारी स्ट्रेटजीज हैं। लीन सप्लाई चैन मैंने बताया कि वेस्टेज को कम करना, कॉस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाना। एजाइल में आपका आ गया कि फ्लेक्सिबिलिटी और क्विकली एडेप्टेशन, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको क्विकली अडेप्ट कर लेना, वो एजाइल सप्लाई चैन हो गया। जस्ट इन टाइम सप्लाई चैन के अंदर आप क्या पढ़ते हो कि तुरंत मतलब कि जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आए तभी आप सामान को तैयार कर दो एकदम, है ना। जैसे आप देखते होगे जा करके होटल्स वगैरह में, जब आप जाते हो आप बोलते हो कि भैया मेरे लिए एक डोसा बना दो या एक बर्गर मेरे लिए बना दो, तो वो बना देता हो तुरंत 10 मिनट 5 मिनट में, आप उसको खा भी लेते हो, मतलब बन करके वो आपके तक आ भी जाता है। तो वो जस्ट इन टाइम JIT का एकदम मतलब परफेक्ट एग्जांपल है कि तभी आप गुड्स को बनाते हो कि रिसीविंग गुड्स एग्जैक्टली व्हेन नीडेड टू रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट। इससे क्या हो रहा है कि वो बना करके रखेगा अगर तो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि जैसे ही कस्टमर ऑर्डर दे आप उसका तुरंत बना करके उसको दे दो। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका भी टाइम, मतलब कस्टमर को समय पे भी मिल रहा है और आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट, उसको रखना उठाना गोदाम में भरना, ये सभी चीज़ें क्या हो रही, बच रही हैं, है ना। देन वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री, ये सभी चीज़ें आपकी देख लो, इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। आउटसोर्सिंग आ गया, इन सभी को अभी हम पढ़ेंगे हालांकि एक एक करके। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो गई, खास नहीं। इस तरीके से हमारा यूनिट फर्स्ट खत्म हो चुका है। यूनिट सेकंड में आप देख लो आकर के क्या क्या है। यूनिट 2 भी जो आपका है वो पूरा लॉजिस्टिक्स के ऊपर ही है।
लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया। लॉजिस्टिक के अंदर आपका आता है एक ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में मतलब क्या होता है कि आप प्लान करते हो कि किस तरीके से, कौन से माध्यम से आप अपने सामान को एंड कस्टमर तक पहुंचाओगे, वाया एरोप्लेन मोड और ट्रेन मोड को यूज़ करोगे, या शिप मतलब पानी के मार्ग से कौन से रूट को चूज़ करोगे, है ना। तो इट इन्वॉल्व्स चूजिंग द राइट ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स, ऑप्टिमाइजिंग रूट्स एंड इंश्योरिंग टाइम्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी प्रोसेस। जैसे आप देखते हो कि कोई भी शिपमेंट जानी है या फिर कोई भी माल तैयार हो चुका है, तो अगर उसको तुरंत पहुंचाना है ना, मान लो अर्जेंट नीड है, तो आप एरोप्लेन का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपके पास में समय है 1-2-2.5 महीने का, 2 महीने का, तो आप उसको शिप के माध्यम से यानी कि पानी के उससे भेज दोगे, तो उससे आपकी कॉस्ट भी बच रही है और सामान पहुंच रहा है। तो इन सभी के अंदर यही सभी चीज़ें होती है कि ओवरऑल लॉजिस्टिक्स का सक्सेस बाय मिनिमाइजिंग कॉस्ट एंड रिड्यूसिंग ट्रांसिट टाइम्स एंड इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वही है सब, है ना, कि रूट्स को देखना। ट्रांसपोर्टेशन में मतलब कि वही हो गया कि रूट्स को चूज़ करना, कि वाटर रूट, एयर रूट, और जो आपका ऐसे ट्रेनों से जो सामान जाता है उन सभी रूट्स को देखना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसके फंक्शंस हो गए, सभी चीज़ें देखने वाली हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में देखो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, और ये देखो वाटर का भी है। अलग अलग तरीके के 4 मॉड्यूल्स हैं। जब भी कभी ट्रांसपोर्टेशन की बात आए तो ये जरूर लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चारों को आप याद रखना, इसके एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखना कि क्या क्या मैंने दे करके रखे हुए हैं आपको। ट्रक हो गया, कार हो गया, ये सभी रोड ट्रांसपोर्टेशन। रेल से जो पहुंच रहा है वो रेल का हो गया। एयर का मतलब एरोप्लेन से, है ना। वाटर का मतलब कि जो भी आपके शिप, जहाज जो आपके पहुंचा रहे सामान, है ना। कंटेनराइजेशन, अब ये क्या एक नया शब्द है, कंटेनर्स। पिक्चर्स देखो ना, ये जब आपके कंटेनर्स, जिनको आप बिन बोलते हो, जब आप कभी भी जाओगे ना, तो जो आपके पार्ट्स होंगे, जो आपके चीज़ें भी जो होंगी, जिसको आप कंटेनर में प्रॉपर तरीके से पैक करके तब शिपमेंट के लिए उसको भेजते हो, जिससे आपका जो माल होना चाहिए वो सुरक्षित होना चाहिए, है ना। तो ये सिस्टम ऑफ पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन सील्डेड कंटेनर्स, यानी कि जब आप सपोज कि इट्स ऑल अबाउट पैकिंग, है ना, कि किस तरीके की पैकिंग। आप मान लो कोई सामान बाहर से आपका आ रहा है, तो मान लो कोरियर करा गया है, तो वो एकदम आप उसको पैक करके अच्छे तरीके से भेजोगे ना, तो इससे क्या हो रहा है कि कोई सामान टूटने फूटने का डर नहीं है और इजिली आ भी रहा है। तो कंटेनर्स का यूज़ करना है। इट दैट कैन बी इजी ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट modes of the transportation such as ships, trains and trucks made of steel and come in standardized size, यानी कि अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया जाता है कि ये इस कंटेनर के लिए, मतलब ये आइटम इस कंटेनर में जाएगा, ये आइटम इस कंटेनर में जाएगा, है ना। तो इस तरीके से फिक्स कर दिया जाता है। तो यही इसको प्रॉपर बिन बोलते हैं। इसके की फंक्शंस हैं, देखो यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, कितनी लेंथ होगी, उसकी इतनी वेथ होगी। देन सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का यूज़ हो जाता है, एफिशिएंसी एंड स्पीड बढ़ जाती है, कॉस्ट सेविंग भी होता है। मान लो आपका सामान टूट गया आप तक पहुंचते पहुंचते, तो क्या मतलब बचा, कुछ नहीं बचा, है ना। तो कॉस्ट सेव भी हो रही कहीं ना कहीं। डिसएडवांटेजेस भी हैं, मतलब कि आपको डैमेज रिस्क भी रहता है, सिक्योरिटी कॉन्सर्न भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। हालांकि ये सब इतना मतलब वैसा नहीं पूछते कि डिसएडवांटेज बताओ, वो भी कंटेनराइजेशन का सब लिखा है। इनिशियल कॉस्ट ज़रूर लिख सकते हो कि हाँ इनिशियल कॉस्ट ज़रूर देनी पड़ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस डकिंग। क्रॉस डकिंग क्या होता है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। क्रॉस डकिंग का मतलब हो गया दोस्तों, सीधे और सिंपल शब्दों में समझो तो इसका मतलब एक JIT का ही फॉर्म है। JIT मतलब आप समझते हो जस्ट इन टाइम, जैसे कि कस्टमर को तभी सामान बना करके देना जब उसको एक्चुअल में नीड हो। ये नहीं कि आप बना करके सामान पहले से रख रहे हो। कभी आप जाते हो मैकडॉनल्ड्स में, देखोगे जाकर के बर्गर्स उन्होंने पहले से बना करके रखे हुए हैं,
कि आओ भाई मेरा बर्गर ले लो, बर्गर ले लो, इस तरीके। जब आप जाते हो ऑर्डर देते हो तुरंत तुरंत उसका बना करके देते हैं ना। तो वही है क्रॉस डकिंग का मतलब वही है कि एक तरीके की लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी है वेयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सप्लायर और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द कस्टमर और रिटेलर चैन विथ मिनिमल और नो हैंडलिंग और स्टोरेज टाइम। यानी कि इसमें स्टोरेज टाइम को, इन्वेंट्री सिस्टम को मतलब पूरी तरीके से ख़त्म या कम करने की कोशिश करी जाती है। तो इसका प्राइमरी गोल यही होता है कि क्रॉस डकिंग इज टू रिड्यूस द नीड ऑफ वेयर हाउसिंग एंड मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। यानी कि कैरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट और उसको वेयर हाउस में रखना सामान को 10 दिनों के लिए, उसके महीने भर, एक 2 महीने रखा हुआ है सामान, खरीदने वाला खरीद नहीं रहा है, बना करके आप भरते जा रहे हो। तो ये सभी चीज़ें नहीं, कम करना उस चीज़ को, है ना। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस डकिंग बोल रहे हैं। इसके अब बहुत सारे इफेक्टिव यूज़ हैं, है ना। पूरा इसका यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हो गया है, देखो कि जो अमूल मिल्क का है, अमूल मिल्क का है ना। अब मान लो कि अमूल मिल्क है, अगर हम उसको, मिल्क है खाने पीने वाली चीज़ है, उसको हम बना करके रखते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा मतलब फूड आइटम है ख़राब हो जाएगा, है ना। वहीं अगर हम उसको क्या करते हैं कि उसको हम तभी बना दें जब एक हमारा पूरा ख़त्म हो रहा है, उसमें हम एक सिस्टम लगाते हैं, FIFO, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। ये इसका भी एग्जांपल आप लिख सकते हो कि जब जो आपने सामान पहले बनाया उसको पहले आप करोगे, उठाओगे, जो अब बाद में आया उसको बाद में। दवा मार्केट में जाओ या दवाई लेने जाओ, आपको मान लो कि 2024 में जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है और जिसकी एक्सपायरी डेट 26 की है, मान लो कि किसी की एक्सपायरी डेट 24 की, किसी की 26 की है, तो आपको मेडिकल स्टोर वाला 24 वाले जल्दी जल्दी आपको ख़त्म करके दे देगा, है ना, क्योंकि 26 वाला तो अभी है ही, है ना। देन इसके बाद में जब ये ख़त्म हो जाएगा 24 वाला, तब 26 वाले आपको देना स्टार्ट कर देगा। अगर ये पहले अगर आउट करने लगेगा, 26 वालों को दे देगा, तो 24 वाले बचे रह जाएंगे। मान लो 25 लग गया, तब तो आप खरीदोगे नहीं, बोल दोगे कि यार ये तो एक्सपायरी है ना। तो वही चीज़ हो गया क्रॉस डकिंग। डिसएडवांटेज और एडवांटेज सब ही हैं। इस तरीके से आप देखो, यूनिट सेकंड भी आपका ख़त्म हो गया। देन आपका यूनिट थर्ड में आपको क्या करना है, सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। इसमें आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बुलविप इफेक्ट आपने पढ़ा भी था, सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा था। बुलविप इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, कि हमारी छोटी सी कोई भी डिमांड में चेंज आए तो उसकी वजह से पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या हो जाता है, जो भी फ्लैक्चुएट करने लगता है। यानी कि पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या हो जाता है, बड़ा एक अंतर आ जाता है। देखो जैसे कि क्या मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे देखो कि कोई भी अम्ब्रेला है ना। अम्ब्रेला मतलब वही छाते हैं, है ना। जैसे कि आपका क्या हुआ कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन कस्टमर रश टू बाय अम्ब्रेलास। यानी कि जैसे ही आपकी बारिश सीज़न शुरू होती है तो लोग क्या करने लगते हैं कि भैया छाता लाओ, है ना, सब भागने लगते हैं। लेकिन ड्यूरिंग अ रेनी सीजन रिटेलर स्टोर ऑर्डर्स 500 अम्ब्रेलाज। अब रिटेलर स्टोर ने क्या बोला कि जो रिटेलर थे यानी छोटे छोटे व्यापारी थे, उन लोगों ने क्या बोला कि हमको भैया 500 एक्स्ट्रा अम्ब्रेला छाते मंगा करके रख लेते हैं। तो उन लोगों ने क्या करना है कि उन लोगों ने होल सेलर्स को क्या कर दिया कि 500 का ज़्यादा ऑर्डर दे दिया पहले से। अब होल सेलर्स ने सोचा कि अच्छा लगता है, ज़्यादा डिमांड है, तो 500 से उन्होंने 300 और बढ़ा दिया अपनी तरफ से। उन्होंने क्या कर दिया, 800 दे दिया, 800 यूनिट्स बोल दिया कि डिस्ट्रीब्यूटर से लाने के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या सोचा कि चलो मैन्युफैक्चरर के पास पे चलते हैं, उसको 1200 का ऑर्डर दे देते हैं। इन्होंने यहाँ पर 400 अपने मन से और बढ़ा दिए, है ना। अब 400 जब बढ़ गए तो यहाँ पर देखो 400 क्या हो गया कि एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो एक्स्ट्रा बना करके वो दे रहा है। तो अब जब उसके पास में आ जाएंगे, है ना, उसके पास में आ जाएंगे और आखिरी में यहाँ पर 500 से लेकर के 1200 यानी कि कितना 700 रुपये, 700 जितना भी है ना, वो क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा बन रहा है। यानी कि यहाँ पर जो भी 700 कि जो भी है ना, ये क्या हो गया, अम्ब्रेलाज जो भी हैं वो एक्स्ट्रा मार्केट में अवेलेबल हो गए। यानी कि
ये एक्सेस अम्ब्रेलाज हैं, है ना, छाते का प्रोडक्शन हो गया या फिर इतने इनको ज़बरदस्ती दिए जा रहे हैं। तो हम डिमांड कितने की थी, 500 की थी, लेकिन 700 इस वजह से भर लिए गए ताकि, क्योंकि भैया पता नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं है ना, अनसर्टेनिटी कि कितने दिन बारिश चलेगी या कितना खपत होगा या कुछ भी। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, बुलविफ इफेक्ट बोलते हैं, बुलविफ इफेक्ट बोलते हैं इसको। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि एक फिनोमिना होता है जहाँ पर क्या होता है, स्मॉल चेंजेस इन कस्टमर डिमांड, जहाँ पर एक छोटी सी कस्टमर डिमांड में चेंजेस आया, उसका रिजल्ट ये होता है कि पूरा का पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, फ्लक्चुएट करने लगता है, उसमें बड़ा अंतर आ जाता है। ठीक है, उसको हम फॉरेस्टर इफेक्ट भी बोलते हैं या विप्लैश इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके अदर दो नाम्स भी हैं, मतलब 2 नाम भी लिखे हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उसका एकदम छोटा सा एग्जांपल भी दिया गया है। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर शेयरिंग हो, स्मूथ ऑर्डरिंग हो, है ना, लीड टाइम हो, प्रॉपर प्लानिंग कर दिया जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, वेंडर मैनेजमेंट, मतलब वेंडर्स के साथ में अच्छी रिलेशनशिप आपकी होनी चाहिए। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि बुल इफेक्ट को कम कर सकते हो इन मेथड से। अब देखो स्कोर मॉडल क्या होता है, ये आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज़ होता है। ये आपका आता है SCOR मॉडल, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका जो आपका रेड है, रेड का कुछ मतलब है, रेड का मतलब कि आपकी शिपमेंट नहीं पहुंच पाई है, येलो का मतलब कि जो चल रही है, ग्रीन का मतलब ऐसा समझ लो कि जिसका शिपमेंट जो कंप्लीट हो चुकी है। तो कुछ भी अपना इनका मतलब हो सकता है, कुछ भी इस तरीके का स्कोर कार्ड होता है, स्कोर मॉडल को जो भी होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। एक छोटा सा एक पिक्चर है, इसमें से आप, इसका मतलब क्या हो गया, स्कोर मॉडल होता क्या है, तो इट वाइडली यूज्ड फॉर द सप्लाई चेन एनालिसिस प्रोसेस। किससे आप देख सकते हो इजिली, एक अनुमान लगा सकते हो या फिर एकदम इसमें आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट दिख सकती है। तो इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क दैट इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू बेटर अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट एंड ऑप्टिमाइज देयर सप्लाई चेन प्रोसेस फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यानी कि कुछ ना कुछ विजुअल होना चाहिए ना, जब विजुअल होता है तभी तो आपको दिखाई पड़ता है। मान लो अलग अलग तरीके का कलर्स के हेल्प से क्या हो रहा है कि आप पता चल रहा है हर एक को कि कितना परसेंटेज किसका है। कि ग्रीन है तो इसका मतलब कि आपकी शिपमेंट चली जा चुकी, येलो है इसका मतलब कि इन प्रोसेस है, रेड का मतलब कि अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है या फिर फेल हो गई शिपमेंट। तो जो भी मतलब हो, इसका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर डिमांड सप्लाई चेन, डिमांड चेन मैनेजमेंट, ये एक नया टॉपिक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। सो डिमांड चेन मैनेजमेंट के अंदर हम बात करते हैं दोस्तों कि ये एक तरीके की ऐसी स्ट्रेटजीज को आप समझ लो जिसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर के क्लोज होते हैं, मतलब कि कस्टमर्स के, यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि टू स्टेइंग क्लोजली कनेक्शन टू द मार्केट ट्रेंड्स। और कस्टमर्स के जो भी कस्टमर एक्चुअल में चाहता क्या है, कस्टमर का क्या मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं जो मार्केट के अंदर हैं, तो उन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में जो डिमांड है, डिमांड के हिसाब से आपको क्या करना रहता है कि अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी रहती है। तो इससे क्या होता है कि आपका स्टॉक में रखना और जो पेंडिंग आइटम होता है वो सभी चीज़ें आपका मतलब बच जाता है ना। तो JIT के तरीके, ये भी जो JIT मैंने बताया और अभी एक इससे पहले भी क्रॉस डकिंग का मैंने आप लोगों को बताया, तो उसी तरीके से यहाँ पर डिमांड चेन मैनेजमेंट के अंदर भी हम वही चीज़ों की बात करते हैं कि हम कस्टमर्स के क्लोज होते हैं, कस्टमर जो मार्केट ट्रेंड्स होते हैं उसके क्लोज होते हैं, कोलैबोरेटिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल पार्टनर्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू एनहेंस एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्लोज होते हैं, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करते हैं, कस्टमर्स को एनालाइज करते हैं, कस्टमर की डिमांड को एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डिमांड चेन का उस वही मैनेजमेंट हो गया। तो इसका जो प्रॉपर गोल होता है वो यही होता है कि टू इंश्योर दैट अ कंपनी ऑपरेटिंग अलाइन इफेक्टिवली विद कस्टमर नीड्स एंड चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। ऐसा तो नहीं है कि जो कस्टमर क्या डिमांड कुछ और हो, हम कुछ और सेल कर रहे हो, कुछ और बना रहे हो, है ना। अभी भी देखो कि कोई ब्लैक एंड वाइट टीवी कोई खरीदता है क्या, आज के टाइम पे नहीं खरीदता है ना। इवन जो कलर टीवीज भी जो होती हैं, जो उस तरीके के पीछे डब्बा जो निकला होता है वो भी
एलईडी एलसीडी कौन सी, तो उनको नहीं खरीदता है ना। अब तो प्रोजेक्टर्स और एकदम स्लिम वो वाली जो टीवीज़ होती हैं उनको ख़रीदा जाता है। तो एक तरीके से ये समझ लो कि नीड क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर डिमांड क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके हिसाब से ही तो आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना, उसी तरीके के सामान प्रोडक्ट्स को बनाओगे। अदरवाइज़ अगर आप वैसे सामान को, वैसे आइटम्स को नहीं बनाओगे तो फिर आपका जो भी बिजनेस हो जाएगा वो हो जाएगा ठप, है ना। अगर आप कस्टमर्स की नीड्स को और मार्केट ट्रेंड्स को ध्यान में नहीं रखोगे तो यही है डिमांड चैन का मैनेजमेंट। डिमांड चैन मैनेजमेंट, इसी को ही हम बोल रहे हैं, DCM को शॉर्ट में बोल रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंस आप समझ ही गए होगे कि क्या है। एक यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि डिमांड ड्रिवन सप्लाई नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में DDSN बोल रहे हैं। तो ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। एक सप्लाई चेन का अप्रोच है दैट फोकसेस ऑन मीटिंग कस्टमर डिमांड efficiently by adapting operations in real time। सेम चीज़ है, वही है, इसका भी मतलब वही हो गया। इसका मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट है बट काफ़ी हद तक वही है कि यहाँ पर हम करते क्या है कि कस्टमर्स की नीड्स को तो ध्यान में रखते ही हैं, इसके साथ ही साथ में हम उसमें क्विकली एडजस्ट करने, एजिलिटी को हम फोकस करते हैं। एजिलिटी का मतलब समझ लो कि एजिलिटी और अडेप्टेशन, ये सभी एक सिमिलर टर्म्स होते हैं, जिसमें आप ये समझ लो कि कोई भी हम प्रोडक्ट को ऐसा बनाते हैं जिसमें से इजीली मॉडिफिकेशन किया जा सके, है ना। मतलब इजीली उसमें आप मॉडिफाई कर लो। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, तो आप कोई भी ऐसे डेस्कटॉप को कोई भी ख़रीदना पसंद करें जिसमें इजीली मॉडिफिकेशन करा जा सके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप उसमें रैम और HDD जो भी हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, अब तो SDD आती है ना, तो उसको भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आप उसको अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। आपको कीबोर्ड कैसा वाला चाहिए, है ना, वेदर यू वांट कि ब्लूटूथ से उसका कनेक्शन हो या फिर वायरलेस कीबोर्ड हो या फिर वायर वाला कीबोर्ड हो, या माउस जो भी है वो किस तरीके का चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर उन सभी चीज़ों में आप चेंजेस कर पा रहे हो, एडजस्ट कर पाते हो, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिमांड ड्रिवन सप्लाई नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है कि इट फोकसेस ऑन मीटिंग कस्टमर डिमांड इफिशिएंटली बाय अडेप्टिंग ऑपरेशंस इन रियल टाइम। यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक समय के अंदर हम इसमें क्विकली जल्दी से जल्दी एडजस्टमेंट मतलब अडेप्टेशन कर सकते हैं। अगर हम कस्टमर की नीड कुछ है तो वो हम उसमें वो चीज़ फिट हो जाएगी, अगर कस्टमर की नीड कुछ है तो उसमें वो चीज़ फिट हो जाएगी। तो इट एम्फेसाइजेस कस्टमर नीड्स, क्विकली एडजस्टमेंट एंड कोलेबोरेशन विद पार्टनर्स एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। द गोल इज़ टू बी एजाइल, यानी एजाइल का मतलब कि क्विकली जिसमें एडजस्टमेंट किया जा सके, क्विकली जिसमें चेंजेस किए जा सकें, रिस्पॉन्सिव एंड अलाइंड विद एक्चुअल कस्टमर डिमांड, यानी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ही उसको किया जा सके। तो उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, डिमांड ड्रिवन सप्लाई नेटवर्क बोल रहे हैं। समझ में आ गया होगा। पुश एंड पुल मैंने आपको बता ही दिया कि पुश में जिसमें हम सामान पहले से बना करके रख रहे हैं, स्टॉक में रख रहे हैं, देन उसके बाद में उसको सेल करने के लिए। पुल में हम क्या करें, जब कस्टमर खुद से ऑर्डर कर रहा है आकर के, तब उसके बाद में उसको बनाने का काम हम शुरू कर रहे हैं, जैसे टेलर या फर्नीचर, है ना। और इसमें क्या हो रहा है, हमने पहले से बना करके बेचना स्टार्ट कर दिया, तो वो पुश एंड पुल हो गया। ये देखो यहाँ पर जो दो एरोज है ना, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो है वो सप्लायर से क्या कर रहा है, सामान मंगा रहा है, उसके बाद सप्लायर उसको सामान दे रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, रिटेलर के पास में जा रहा है, तब एंड कस्टमर तक पहुँच रहा है। इसमें क्या कर रहा है, कस्टमर खुद से ऑर्डर दे रहा है, किसको, रिटेलर ऑर्डर दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को, मैन्युफैक्चरर ऑर्डर दे रहा है सप्लायर को, देन उसके बाद में सप्लायर फिर सामान मैन्युफैक्चरर को देगा, और देन उसके बाद में सभी चीज़ें कस्टमर को फिर से मिलेंगी। तो ये इसको एकदम मतलब अच्छे से दिमाग में याद रख लेना। इसमें एरोज इधर की तरफ जा रहे हैं, इसमें एरोज इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको आप ध्यान रख लो कैसे डायग्राम इसका, और इसको ज़रूर से अगर आ जाए तो बना करके आना। ग्लोबल सप्लाई चैन, ग्लोबल सप्लाई चैन क्या होता है। अब ग्लोबल मतलब जब हम सप्लाई चैन की सारी चीज़ें सेम है, बट अगर क्रॉस द बॉर्डर की हम बात करते हैं ना, जब हम बाहर से चीज़ों को मंगा रहे हैं, बाहर से सामान चीज़ को खरीद रहे हैं, बाहर से
कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सप्लायर्स के साथ में, वेंडर्स के साथ में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, तो वो ग्लोबल सप्लाई चेन, बस इतना छोटी सी बात है। यानी कि इट इज़ अ सिस्टम दैट कनेक्ट्स कंपनीज रिसोर्सेज एंड प्रोसेस वर्ल्ड वाइड टू प्रोक्योर, यानी कि पूरा जिसमें आपके इंटरनेशनल लेवल पे आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूज़ हो रहा है। तो ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग इन डिफरेंट लोकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन अ डिफरेंट मार्केट, यानी कि ग्लोबल तरीके से जब इंटरनेशनल लेवल पे जब आपको बिजनेस करना होता है तो उसका यूज़ कर सकते हो। तो उसका बेनिफिट्स हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। 3 थिंग्स फॉर सक्सेसफुल SCM, लोग होने चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, है ना। अगर आपको अपना SCM को परफेक्ट बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी तरीके से 3rd यूनिट भी ख़त्म। 4th यूनिट में हम वेयर हाउसिंग की बात करते हैं। वेयर हाउसिंग मतलब समझते हो, गोदाम रखना, स्टोर करना। इसमें आपका आता है कि स्टोरिंग एंड मैनेजिंग गुड्स इन फैसिलिटीज़ इंश्योरिंग दे आर सेफ एक्सेसिबल व्हेन नीडेड। अब मान लो कि आपने क्या किया कि आपको बिस्किट बनाने, बिस्किट के लिए क्या लगता है, आटा लगता है, मैदा लगता है, सॉल्ट, चीनी, ये सभी चीज़ें लगती हैं, है ना। आई होप, मुझे उसमें प्रोसेस नहीं पता, बट हाँ ये है कि कोई भी अगर आप सामान बना रहे तो उसका रॉ मटेरियल अगर आपके पास स्टॉक में है तो आप उसको जा करके ले करके आ सकते हो। तो वो वेयर हाउसिंग हो गया, है ना। उसको रखना इस तरीके से रखना कि जब उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो तुरंत वो आपके सामने, आपके लिए वो जो माल हो वो अवेलेबल हो, तो उसको वेयर हाउसिंग बोलते हैं। वेयर हाउसिंग के कंपोनेंट्स क्या है कि स्टोरेज होना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, ऑर्डर फुलफिलमेंट होना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड क्रॉस डकिंग। क्रॉस डकिंग का मतलब वही JIT, कि कम से कम समय में बहुत ही कम, मतलब कि उसको मिनिमम आप समझ लो स्टोरेज टाइम उसमें यूज़ करा जाए, तो वही क्रॉस डकिंग। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, इसमें देखो अलग अलग तरीके के वेयर हाउस बताए गए हैं कि पब्लिक, प्राइवेट, कोल्ड स्टोरेज एंड बॉन्डेड वेयर हाउस। पब्लिक के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि जिसमें आम लोग भी, मतलब समझ लो ना, जो जिसके अंदर कॉमन लोग भी जो है वो अपना सामान रख सकते हैं, कीप देयर आइटम्स, ऑनलाइन स्टोर्स जैसे देखते हो गए ना, वो सभी चीज़ें पब्लिक वेयर हाउस हो गया। प्राइवेट मतलब जहाँ पर कोई संस्था है, कोई कंपनी है, वहीं के ही लोग अपना सामान रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए, एंड देन बॉन्डेड वेयर हाउस जहाँ पर सभी चीज़ें जहाँ पर होती हैं, मतलब सभी लोग आपस में साथ में मिल करके, जो देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया कि क्या एन इम्पॉर्टेंट एन ये क्या लिखा है, importer stores electronics in a bonded warehouse until they stored locally। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब ऐसे समझ लो कि कुछ ऐसे वेयर हाउस होते हैं जहाँ पर से जो गवर्नमेंट की जगहें होती हैं, जहाँ पर आप सामान जो चीज़ें होती हैं वो रखी जा सकती हैं, लेकिन तभी उनको हटाया जा सकता है जब आप टैक्सेस या ड्यूटीज़ जो भी उसके होते हैं वो पे कर चुके होते हो तब, ठीक है। तो इसमें से मेजरली 3 भी याद कर लोगे तब पर भी काम चलेगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो देख लो इसको। बेनिफिट्स वेयर हाउसिंग के क्या है, आउटसोर्सिंग मैंने आप लोगों को बताई दी कि कोई जब आप किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हो, है ना, तो वही क्या हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है इसका एग्जाम्पल। आउटसोर्सिंग देखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को। ओके, इसी तरीके से फोर्थ यूनिट था वेयर हाउसिंग के ऊपर, और इसमें थी काफ़ी सारी चीज़ें, बट जो क्वेश्चन जो होता है ना वो मेजरली बनता किस चीज़ से है। 4th यूनिट में आपका यही आपका एक आउटसोर्सिंग से बनता है, एक होता है आपका वेयर हाउसिंग। क्या होता है वेयर हाउसिंग के टाइप्स बताओ, और वेयर हाउसिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ, किस किस तरीके से वेयर हाउसिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। लास्ट में आपका एक आता है यूनिट 5 जिसमें ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर आता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी आता है। देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ही CRM इज़ द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर भी हम CRM रिलेटेड एक्टिविटी भी करते हैं, क्योंकि अनटिल और अनलेस जब तक आपका अनटिल और अनलेस
आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तब तक आप मतलब मार्केट में एक competitive एडवांटेज नहीं पा सकते हो. You won't be able to do something extraordinary things in market, है ना. तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. और कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगी, जब उसकी प्रॉब्लम्स को आप सुनोगे. तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब कि कैसा फीडबैक है क्या नहीं है, कैसा चल रहा है. प्रोडक्ट तो ख़रीदना आसान बात होती है, प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद में कस्टमर से अच्छा मेंटेन रिलेशनशिप बिल्डअप करके रखना वो बड़ी बात होती है ना. तो वही टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रेटजी यूज्ड बाय बिजनेस टू मैनेज एंड एनालाइज कस्टमर इंटरेक्शन थ्रूआउट द इंटायर कस्टमर लाइफ साइकिल. इससे क्या होता है कि उनसे अच्छा रिलेशनशिप बना करके रखना, उनको कस्टमर को अपने तक रिटेन करके रखना, बार बार उनके ईमेल्स उनको मेल करना या फिर उनसे फीडबैक लेना, है ना, उनकी वैल्यू को इन्हेंस करना. यही होता है आपका CRM का पार्ट होता है. इसके बीच में लिंकेज किस तरीके से, कैसे SCM और CRM आपस में इंटरलिंक होते हैं. तो दोनों जो चीज़ें होती हैं, SCM तो अपना काम करता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो CRM है वो क्या होता है कि फोकस्ड होता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड. देखो दोनों लोग जो होते हैं वो ना कि CRM भी कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होता है और SCM भी जब तक कस्टमर को टाइमली डिलीवरी नहीं होगी तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा. और CRM में क्या होता है कि इसमें कस्टमर क्या कर रहा है, अपना फीडबैक दे रहा है. डेटा इंटीग्रेशन, डिमांड, ये सभी चीज़ें हैं. देखो यहाँ पर IT इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात होती है कि IT किस तरीके से हेल्प करती है SCM के अंदर. तो अभी देखो, अभी हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे कि आप देखते होगे कि ना गूगल मैप्स और लोकेशन ट्रैकिंग के लिए अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अलग उनके अपने ERP सिस्टम्स होते हैं. तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं कि इससे इजीली हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और अच्छे तरीके से इफ़िशिएंटली मैनेज कर सकते हैं. तो ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसमें से आपको कुछ एक एग्जांपल्स देने. देन ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट कि आप कितने अच्छे तरीके से, कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली होकर के, इको फ्रेंडली होकर के अपने पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पूरे अच्छे तरीके से कर दो. चाहो तो आप इसमें कॉर्पोरेट सोशल CSR रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व कर सकते हो. इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं ना, उसको भी आप लिख सकते हो अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अपने हिसाब से बना करके लिखो अपनी लैंग्वेज में. बाकी यहाँ पर बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज ली गई है. मैंने एकदम बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको सब चीज़ें शेयर कर दी हैं. अगर आपको PDF PPT चाहिए तो एक छोटा सा अमाउंट है, उसको आप दे करके व्हाट्सएप पे इसको ले सकते हो. 80 से 100 रुपये है ना, 80-100 रुपये का है पूरा PDF. आप चाहो तो ले सकते हो. आप बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पूरा आपका सिलेबस कवर है. अगर आपके पास में कोई एक बुक नहीं है, अगर आपने किसी बुक से पढ़ा है या फिर आपके टीचर्स ने पढ़ाया, अपने नोट्स बनवाए हैं उन्होंने, तो और भी अच्छी बात है. अगर आपके पास में कोई कंटेंट नहीं है तो आप इसका मेरे नोट्स का यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट पे करना होगा. तो यहाँ पर देखो सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि कितना आप सस्टेन हो. सस्टेन मतलब इन द सेंस कि आप कितना लंबे समय तक, मतलब लॉन्ग चीज़ों की हम बात करते हैं. तो इट फोकस्ड ऑन द integrating environmentally and socially responsible practices throughout the entire supply chain, aiming to minimizing environmental impact or ensure ethical treatments of workers and promote long-term economic वायबिलिटी. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि सप्लाई चैन सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होगा कि सप्लाई चैन मैनेजमेंट करना. आप अपना काम करो, जो सप्लाई चैन मैनेजमेंट है वो सप्लाई चैन किस तरीके से मैनेज हो रहा वो एक अपनी चीज़ होगी. लेकिन जब तक आपका जो इन्वामेंटल फ्रेंडली चीज़ों को आप अडॉप्ट नहीं करोगे और कस्टमर्स आपके सेटिस्फाई नहीं होंगे, और भी अदर चीज़ें जो भी है, जैसे इन्वामेंट की हम बात करते हैं, और एक एथिकल
एक एथिकल चीज़ों को आप नहीं फॉलो करोगे तब तक आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। तो अगर आपको अपने सप्लाई चेन को ज़्यादा लंबे समय तक टिका करके रखना है तो उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। और बेस कैसे स्ट्रांग होगा, उसके इन्वामेंटल फ्रेंडली हो करके, यहाँ पर सभी चीज़ें बताई कि वर्कर्स के अपने साथ में, उनके साथ में अच्छा ट्रीटमेंट, एथिकल ट्रीटमेंट करके, यानी कि जितनी भी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको सही तरीके से रख करके, आप ऐसे समझ लो, है ना। तो इसके कुछ एक प्रैक्टिसेस होते हैं जिसमें आप क्या करते हो कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट कल्चर को अडॉप्ट करते हो, ग्रीन लॉजिस्टिक्स का यूज़ करते हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रोग्राम्स को प्रमोट करते हो, देन ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबल सोर्सिंग एंड एनर्जी इफ़िशियंसी की बात करते हो कि हम कम बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा कोई ईंधन या पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को बचा करके आप अपना सामान पहुंचा रहे हो मार्केट में, कस्टमर को दे रहे हो, वेस्ट को रिड्यूस कर रहे हो। तो इन सभी चीज़ों से आपका जो भी होता है वो सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि आपकी लॉन्ग टर्म में आपकी सक्सेस जो होती है वो बढ़ती है, सीधे शब्दों में देख लो। तो इसी तरीके से आपका पूरा यूनिट 5 भी ख़त्म हो चुका है। थैंक यू कि ये स्लाइड आ गई, ठीक है। 1 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया। मुझे पता है कि काफ़ी तेज और मैंने डिस्कस किया हुआ है, और बहुत ही मतलब ज़्यादा मैंने डिटेल्स में इसमें बात नहीं करी हुई है, और क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। कुछ भी इसमें ऐसी चीज़, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं जो आपको ना समझ में आए। आपका सब सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड ही है, जैसे बुलविप इफेक्ट और ये सभी चीज़ें जो भी नए नए टर्म्स आपको देखने को मिले तो आप लोगों ने पहले ही ऑलरेडी पढ़ करके रखे हुए हैं। तो मुझे ऐसा कुछ खास नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझाना पड़े और आप लोग भी अपना समझदार हुई, तो मैंने बहुत जल्दी इसको आपको निपटा दिया बहुत ही कम समय के अंदर। फ़िलहाल अगर आपको लैंग्वेज सिंपल लग रही हो या कुछ मतलब आपको पीडी चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप ही करना, लेकिन ठीक है, कॉल वगैरह मत करना, उसको अवॉइड करना। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट तो ख़त्म हो गया। देन सेकंड सब्जेक्ट के अंदर हम बात करते हैं दोस्तों। सेकंड सब्जेक्ट जो है आपका वो ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल है ना, पीपीसी, मतलब जिस ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, तो उसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई दिक्कत, कन्फ्यूज़न, डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो को भी थोड़ा लाइक कर दिया करो, ठीक है, जिससे मोटिवेशन बना रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत समस्या हो एकदम आप कांटेक्ट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करो, एटलीस्ट शो सम ग्रेटिट्यूड, है ना, थैंक यू ज़रूर बोलो। अगर आपकी कुछ भी हेल्प हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।